अध्याय 46 भाग्य को कैसे पकड़ें। राहेल के संस्थापक मिथक के अनुसार एक देवदूत पृथ्वी पर लोगों की रक्षा के लिए स्वर्ग से उतरा था। किंवदंती है कि जिस स्थान पर यह चमत्कार हुआ वह उत्तरी साम्राज्य के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि यह बात साम्राज्य के नागरिकों को व्यापक रूप से पता थी, फिर भी मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं सिखाया गया। तो अभिभावक कहीं से प्रकट हुए और हमें बचाकर चले गए। ये जितना अजीब लग रहा था, मेरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी दिव्य शक्तियां इस बात का सबूत थीं कि पिछली रात जो हुआ वह सपना नहीं था। सेंटेस, आपको आराम करना चाहिए, लूसियाना ने मुझे उठने से रोकते हुए धीरे से आग्रह किया। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं डैडी के साथ नहीं हूं तो मैं सो पाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें कल आराम करना होगा, ठीक है? ठीक है, किसी अन्य दिन। मैं खुशी से लूसी की बात सुनता, लेकिन आज नहीं। शायद ये जानते हुए कि जब मिल्टीएड्स की बात आई तो मैं कितना गंभीर था, वह झुक गई और मेरी मदद की, हालांकि वह थोड़ी सी नाराजगी के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मुझे कल के लिए एक नया बहाना ढूंढना होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं आज मिल्टीएड्स देख सकता था। एक संत और राजकुमारी के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करते हुए मैंने अपने रास्ते में खड़े किसी भी व्यक्ति को एक तरफ कर दिया, क्योंकि मैंने बड़े कदम उठाए और अपने पिता की ओर बढ़ गई। अपनी दिव्य शक्ति से उसे शुद्ध करने के बावजूद भी उसकी हालत अभी भी बहुत अच्छी नहीं थी। महल के चिकित्सक ने मुझे आश्वस्त किया कि मेरे उपचार के लिए धन्यवाद, मिल्टीएड्स परिस्थितियों को देखते हुए अपेक्षा से कहीं बेहतर कर रहा है। फिर भी मैं परेशान था। मैंने उसकी ओर निराशा से देखा, जब वह वहां लेटा हुआ था और अपनी आंखें बंद करके शांत दिख रहा था। मेरे पास उसे देने के लिए कोई दैवीय शक्ति नहीं बची है, मैं उदास होकर बुदबुदाया। इस चिंता में कि मैं अपने आप को अपनी सीमा से आगे बढ़ा दूंगा, लूसियाना ने मुझे रोकने के लिए मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर आप उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी, उसने चेतावनी दी। मैंने उस पर फिर से विचार किया जो अकिलियोस ने पहले बताया था। पिछली रात हेलेन ने मिल्टीएड्स की तलाश की थी और एक निजी दर्शक के लिए कहा था। कमरे में दोनों अकेले होने की कुछ देर बाद गायब हो गए। बाद में कैलियन के आदेश के तहत की गई खोज में हनोक और मिल्टीएड्स पाए गए, उनके साथ मैं भी था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह वैसा ही हुआ जैसा मैं पहले से जानता था। हेलेन की लाश बाद में महल के पास पाई गई। कहानी में कई संदिग्ध पहलू थे, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। हेलेन के पास सभी रहस्यों को खोलने की कुंजी थी, लेकिन उसकी मृत्यु के साथ केवल मिल्टीएड्स और मैं ही जानते थे कि वास्तव में क्या हुआ था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। मैंने सोचा था कि यह सीधे तौर पर हत्या का प्रयास था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अपराधी मिल्टीएड्स को नियंत्रित करने के प्रयास में उस पर बंदूक चला रहा था। वह लाल काली ऊर्जा जो उसके चारों ओर लिपटी हुई थी, अपरिचित नहीं लग रही थी। अब तक मैं हमेशा मिल्टीएड्स को अंतिम बॉस मानता था, क्योंकि वह खलनायक चरित्र था। हालांकि आज की घटनाएं मेरे मन में संदेह पैदा कर रही थीं। क्या होगा यदि मिल्टीएड्स के साथ हर समय छेड़छाड़ की जा रही हो? यदि कोई अपने शरीर को अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए नियंत्रित कर रहा हो तो क्या होगा? हालांकि मुझे पता था कि मैं अपने पसंदीदा चरित्र के प्रति पक्षपाती हो रहा हूं, लेकिन मैं अत्यधिक सतर्क नहीं रहना चाहता था। मैंने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। अगर यह सचमुच सच है, तो जो कोई भी मेरे पिता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं मिल्टीएड्स की बंद आंखों को धीरे से छूने के लिए आगे बढ़ा, यह उम्मीद करते हुए कि वह मेरी आवाज़ सुन सकता है, और धीरे से फुसफुसाया, तो जल्दी करो और उठो, डैडी। मैं उन सभी को तुम्हारे लिए डांटूंगा, ठीक है? मिल्टीएड्स अंधेरे में फंस गया था। उसका बार बार आने वाला दुर्स्वप्न हमेशा एक ही तरह से शुरू होता था। यह एक काली रात थी, जो केवल गहरे लाल रंग के चांद से रोशन थी, और वह खून से लथपथ बैठा था। उसके हाथ भी खून से लथपथ थे। दो परिचित आकृतियां, जिनकी आंखें अभी भी आधी खुली हुई थीं, फर्श पर बेजान पड़ी थी। यह उसकी माँ और उसका छोटा भाई था। जैसे ही उसके खून से लथपथ युवा ने चारों ओर देखा, उसे पता चला कि यह सब उसकी करतूत थी। राक्षस।
हालांकि उसने जो चीखने की आवाज़ सुनी थी वह भयानक थी। मिल्टियड स्तब्ध महसूस कर रहा था। ये सच था। कुछ लोगों ने उन्हें दौरे कहा, लेकिन उनके भयानक कार्यों से जुड़े कई अन्य नाम भी थे। सम्राट का अभिशाप, रक्त का अभिशाप और राहेल का पागलपन। राहेल शाही परिवार एक शापित वंश था जिसने हर कुछ पीढ़ियों में एक राक्षस को जन्म दिया जो खून पीने के लिए जीवित रहता था। यह उसकी अपनी इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके हाथ अभी भी खून से लथपथ थे। वह अपने अपराध बोध से लड़ते लड़ते थक गया था। उद्धरण चिन्ह ... बेटा, उसके पिता का गला भर आया। उसने अपने हाथों से अपने पिता की हत्या कर दी थी। मैं एक राक्षस बनने के लिए पैदा हुआ था, उसने खुद से स्वीकार किया। एक अंधेरी ऊर्जा उसका गला घोंटने के लिए जमीन से उठी। ऐसा लग रहा था कि एक काला हाथ उसे सीधे आगे देखने के लिए मजबूर कर रहा था, जिससे वह अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना संघर्ष किया, बेड़ियों ने उसे कसकर जकड़ रखा था। आखिर वह कब बच पाएगा? वह कब मरा था? नहीं, ये संदिग्ध था। यह अभिशाप अपरिहार्य था, यहाँ तक कि मृत्यु से भी नहीं। मिल्टियड्स इस दुष्स्वप्न से उबरने का केवल एक ही तरीका था। उसने अपनी गर्दन के चारों ओर लिपटे काले धुएं को पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे उसकी त्वचा उधर रही है, लेकिन वह नहीं रुका, ये केवल भ्रामक दर्द था। इसी बीच काली शक्ति उन पर हावी हो गई और उनके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की। जैसे ही संघर्ष जारी रहा, अचानक दूर पर सफेद रोशनी की एक चिंगारी दिखाई दी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। प्रकाश के साथ एक छोटी गोल इकाई दिखाई दे रही थी। वह एक फूली हुई रुई के गोले की तरह लग रहा था, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ा और काले धुएं को निगलने लगा। अधिक रोशनियां जगमगाने लगी और जल्द ही बड़ी संख्या में कपास के गोले दिखाई देने लगे। फिर एक भेड़, एक खरगोश और एक बाघ निकले। पापा! आखिरकार उसके नाखून के बराबर का एक छोटा बच्चा उसकी ओर दौड़ा। जैसे ही बच्ची सामने आए, काले धुएं ने उसे भगाने की कोशिश की। अमीलिया, दफा हो जाओ। तुम क्या सोचते हो कि तुम उससे चिपके हुए हो? तुम चिल्लाओगे क्यों नहीं? पिताजी मेरे हैं, वह चिल्लाए। कपास की एक बड़ी गेंद बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा होकर इसने काले धुएं के अवशेषों को भस्म कर दिया। मिल्टियड्स भ्रमित था। ये कैसा सपना था? क्या यह एक बुरा सपना नहीं था? जब काला धुआं छट गया, तो छोटी अमेलिया खुशी से मिल्टियड्स की बाहों में कूद गई। तुम मेरे हो, वह हमेशा की तरह व्यवहार कर रही थी, लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उस पर शांति का भाव छा गया, एक विदेशी अनुभूति जिसे उसने अपने बुरे सपने की शुरुआत के बाद कभी महसूस नहीं किया था। मिल्टियड्स ने अपना चेहरा बना लिया, न जाने कैसे अपनी भावनाओं को समझाए, जबकि छोटी अमेलिया उसे देखकर मुस्कुराए। उठने का समय हो गया है, पिताजी। और इसके साथ ही मिल्टियड्स उसे बुलाने वाली आवाज़ सुनकर जाग गया। जब मिल्टियड्स की आंखें खुली तो सूरज तेज चमक रहा था। उसे निश्चित नहीं था कि दिन का कौन सा समय है, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि सुबह हो गई है। उसका शरीर भारी लग रहा था, मानो कोई उसे तौल रहा हो, लेकिन उसने उठकर बैठने का प्रयास किया। नौकरानियां उसकी देखभाल के लिए कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, सभी आश्चर्यचकित होकर उसे देख रही थीं। क्या चल रहा है? उसने पूछा। उसने पहले कभी अपने शयनकक्ष में इतने सारे नौकर नहीं देखे थे। जब उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो उसे अपने पैर पर वजन महसूस हुआ। नीचे देखने पर उसने पाया कि एक छोटा बच्चा गहरी नींद में उससे लिपटा हुआ है। उसे आश्चर्य हुआ कि वह वहां कितने समय से थी। उद्धरण चिन्ह ... अमेलिया, उसने सोचा। उनकी छोटी बेटी गहरी नींद में सो रही थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जल्दी उठेगी। उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके बिस्तर के चारों ओर छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए थे। क्या ये संरक्षक मूर्तियां थीं? महामहिम आखिरकार जाग गए। ग्रैंड चेम्बरलेन लियाम अपनी बुद्धि एकत्रित करने के बाद खुशी से चिल्लाया। लियाम की चीखें सुनकर अकिलियोस ड्राइंग रूम से दौड़ता हुआ आया और बोला, ओह महामहिम। कमरे में अव्यवस्था होने के कारण मिल्टियड्स को नहीं पता था कि अपने प्रश्नों की शुरुआत कहाँ से करें। हड़बड़ाहट से उसका सिर धड़कने लगा और आखिर में उसने चिल्लाकर कहा,
सब लोग बाहर निकल जाओ। अकिलियोस से सभी घटनाओं का विस्तृत विवरण प्राप्त करने के बाद मिल्टियड्स ने उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके होश खोने के बाद हुआ था। उसने तुमसे संरक्षक की मूर्तियां लाने को कहा था। हाँ, महामहिम ने अचानक मुझे आदेश दिया कि अगर हम तुम्हें जगाना चाहते हैं तो मूर्तियां ले आओ। जैसा कि आप जानते हैं, सम्राट गिक्स ने सभी संरक्षक प्रतिमाएं हटवा दी थीं। जो बचा था उसे ढूंढना काफी कठिन था। मिल्टियड्स ने अपने प्रधानमंत्री की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। वह इस बात को लेकर अधिक उत्सुक था कि अमेलिया अचानक अभिभावक की मूर्तियां क्यों मांगेगी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जो चीजें उसने सपने में देखी थी, भेड़, खरगोश और बाघ, क्या वे मूर्तियां थीं। ये तर्कसंगत नहीं लग रहा था, लेकिन समीकरण में संत के जुड़ने से वह इसे नकार नहीं सकते थे। मैं जानना चाहता हूं कि उस दिन क्या हुआ था, महामहिम, अचिलियोस ने गंभीर स्वर में लौटते हुए कहा। वह पूछ रहा था कि हेलेन द्वारा मिल्टियड्स से बात करने के लिए कहने के बाद क्या हुआ था। हालांकि मिल्टियड्स जवाब देना चाहता था, लेकिन समस्या ये थी कि दोनों के अकेले रह जाने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। तुम्हें इसकी कोई याद नहीं है? अकिलियोस ने अविश्वास से कहा। क्या आप आश्वस्त हैं कि हेलेन मर चुकी है? हाँ, मैंने कुछ बार जांच की। और हनोक, उन्हें कुछ आंतरिक चोटें हैं, लेकिन वे गंभीर नहीं हैं। वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। अकिलियोस ने मिल्टियड्स को पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर अपनी रिपोर्ट जारी रखी। जब सभी प्रासंगिक विवरणों पर चर्चा हो गई, तो उन्होंने मिल्टियड्स से एक अंतिम प्रश्न पूछा। मुझे इस घटना के बारे में क्या करना चाहिए? इसे ढको, मिल्टियड्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। क्षमा, अकिलियोस ने असमंजस में टिप्पणी की। क्या आप इसे जाने देंगे? अगर यह और बड़ा हो गया, तो वियोस इसमें शामिल हो जाएगा। हर कोई आश्वस्त था कि अपराधी मिल्टियड्स को निशाना बना रहा था, लेकिन सम्राट ने अन्यथा सोचा। उनका मानना था कि असली निशाना अमीलिया थी। ये छोटे बच्चे को अकेले उस क्षेत्र में लुभाने के लिए बिछाया गया जाल था। अपराधी को संभवतः यह उम्मीद थी कि वह उसे मार डालेगा, या कम से कम उनमें से एक या दोनों को घटना से गंभीर रूप से घायल कर बाहर निकाल देगा। किसी भी परिणाम के परिणामस्वरूप उसे संत को खोना पड़ता, चाहे वह उसकी देखभाल करने का अधिकार हो या इस दुनिया से उसके अस्तित्व का गायब होना। घटना में शामिल सभी लोगों के इरादे बुरे थे, और मिल्टियड्स कोई भी जोखिम नहीं उठा सकता था। इसमें पोप राफेल का हाथ था या नहीं ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन वह कोई ऐसा विरोधी नहीं था जिसे आसानी से पार किया जा सके। गुप्त जांच करो, किसी को इसके बारे में पता मत चलने दो। हाँ, मैं समझता हूँ, अकिलियोस ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। यह आदेश उसके व्हीलहाउस में सही था। इसके अलावा, क्या तुमने उस संत की ओर देखा जैसा मैंने तुमसे कहा था? मिल्टियड्स ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। वह, बेशक, मैंने किया। हालांकि, तथापि। अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए अचिलियोस की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वियोस ने जो पहले ही हमारे साथ साझा किया था, उसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसा लगता है कि कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। मेरा मानना है, उद्धरण चिन्ह ... पोप संत के बारे में कुछ छिपा रहे हैं, मिल्टियड्स ने अचिलियोस की बात पूरी करते हुए कहा। पहले उसने केवल थोड़ी सी जिज्ञासा के कारण अकिलियोस को यह आदेश दिया था, लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। ये समझते हुए कि मिल्टियड्स क्या चाहता है, अचिलियोस ने अपना सिर झुकाया और कहा, मैं इस पर आगे भी विचार करना जारी रखूंगा। मिल्टियड्स ने उसे जाने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही अकिलियोस मुड़ा, सम्राट ने उसे फिर से पुकारा, अकिलियोस। हाँ, मिल्टियड्स ने चुपचाप अचिलियोस की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा या खून की लालसा नहीं थी, बल्कि उसकी निगाहें दृढ़ थीं। पहाड़ की तरह अटल और अविनाशी, उन्होंने चेतावनी दी, सीमा पार मत करो। मिल्टियड्स को ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि उसने किस पंक्ति का उल्लेख किया है। अकिलियोस को सुखद आश्चर्य हुआ, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पहला आदमी जिसने कभी उसका ध्यान खींचा था वह वास्तव में कुछ खास था। मैं गंभीर हूँ, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिल्टियड्स ने समझ से परे चेहरा बनाया, लेकिन जैसे ही अचिलियोस पूछने ही वाला था कि उसकी अभिव्यक्ति का क्या मतलब है,
अमेलिया जाग गई और चिल्लाई, डैडी। राजकुमारी की आवाज सुनकर अकिलियोस ने गहराई से झुककर कहा, मैं विदा लूंगा। मिल्टियड्स को अपने प्रधानमंत्री को पीटने की इच्छा महसूस हुई, लेकिन उत्साहित छोटी गुड़िया के उनकी ओर दौड़ने के कारण वे पीछे हट गए। पिताजी, सुप्रभात। अमेलिया उसकी बाहों में कूद गई और उसकी गर्दन पर अपना गाल थपथपाया। खुद को डैड कहलाने के बाद मिल्टियड्स को कभी नहीं पता था कि वह इस तरह महसूस करने में सक्षम है। वह अमेलिया की उज्ज्वल मुस्कान के जवाब में मुस्कुराया। क्या उसे पहले कभी सुबह की रोशनी इतनी अच्छी लगी थी? आज वह विशेष रूप से दीप्तिमान लग रहा था। उद्धरण चिन्ह ... आप सबको भी सुप्रभात। अमेलिया की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई क्योंकि उसके पिता को सामान्य अभिवादन कहने में कठिनाई हो रही थी। ये सचमुच एक अच्छी सुबह थी। कहानी खत्म। अलविदा।